हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम अध्याय 11 को आगे जारी करने वाले हैं। अध्याय 11 के अंदर धारा 159 से 199 तक है और अब तक हमने 159 से लेकर 181 तक कंप्लीट कर लिया है। अब तक हमने जो पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि हमने कुछ परियोजनाएं और कुछ योजनाएं देखी जो नगर पालिका विकास के लिए आवश्यक है। तो नगरीय विकास के लिए जो हमने योजनाएं देखी, उन योजनाओं को कौन लागू करता है, किस प्रकार से लागू करता है और उनको लागू करने के बाद जिस क्षेत्र में उसको लागू किया जाता है उसमें किस प्रकार से कौन परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन नहीं हो सकता है, उस पर पाबंदी जो लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। तो अब तक जो परियोजनाएं लागू हो रही थी, योजनाएं लागू हो रही थी, स्कीमें लागू हो रही थी, ये हमने अब तक के धाराओं में पढ़ा है। देखिए, अब जो धाराएं रहने वाली है 182 से 199 तक, ये हमारे जो दैनिक जीवन में हम देखेंगे, उनसे हमें कनेक्ट करके चलना है कि अगर आप किसी भी नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र में रहते होंगे तो आप ये चीज़ें महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती है। ठीक है, तो आप अपने आप इस चीज़ से कनेक्ट कर लेंगे। बस आपको याद रखना है और वो याद रखवाने की मैं कोशिश करूँगी, बाकी समझ में आपको ईजीली आ जाएगा क्योंकि ये आसपास के रोज़मर्रा के जीवन में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो पहली धारा है वह है धारा 182। देखिए, धारा 182 क्या कहती है कि भूमि के उपयोग के परिवर्तन व निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। देखिए, ऐसे कैसे जो चीज़ें हैं वो नगरपालिका के एक्ट में लिखी हुई है। इसको मैं इजी कर देती हूँ आपके लिए कि भूमि का उपयोग में परिवर्तन यानी कि भूमि के जो उपयोग है, मैंने आपको बताया कि जो परियोजना है उसकी में लागू हो रही है, तो वहाँ पर भूमि का जो प्रयोग है या जो भी परिवर्तन या मरम्मत का कार्य, निर्माण का कार्य है, उस पर क्या है, निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब होता है पाबंदी, यानी कि उसको पाबंद कर दिया है। किसने? नगर पालिका ने, कि भूमि के उपयोग और परिवर्तन पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे तो नगर पालिका की अनुमति से वो कार्य यानी कि वो परिवर्तन या मरम्मत का कार्य भी कर सकता है। तो क्या होता है कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर सकता है, किससे? अनुमति के द्वारा। और ये अनुमति देने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य सरकार की शक्ति है। बस यही चीज़ इसमें कही गई है कि भूमि के उपयोग और परिवर्तन पर वैसे तो पाबंदी है, लेकिन अगर भूमि के उपयोग या परिवर्तन को करना है तो अनुमति ले सकते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार की अनुमति से कर सकते हैं। तो राज्य सरकार क्या देती है? इस पर अनुमति देती है। और राज्य सरकार क्या करती है कि कन्वर्ट चार्ज जो होता है उसको वसूल कर, मतलब उपयोग में परिवर्तन कैसा होता है कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन, मान लीजिए कोई भूमि कृषि भूमि है और आप उसको कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य में उपयोग में लेना चाहते हो। किसमें? गैर कृषि कार्य में। या फिर मान लीजिए कोई वाणिज्यिक भूमि है, ठीक है, कोई वाणिज्यिक भूमि है और आप उसको उपयोग में लेना चाह रहे हो आवासीय भूमि के रूप में, यानी कि आप उस पर कोई भी फ्लैट बनाना चाह रहे हो या फिर कोई भी विला वगैरह कुछ भी बनाना चाह रहे हो। तो कोई कृषि भूमि है, उसको आप गैर कृषि कार्यों में उपयोग में लाना चाह रहे हो। भूमि के उपयोग में परिवर्तन, देखिए शब्द को देखिए, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, यानी कि कोई कृषि भूमि है उसको गैर कृषि कार्य, या कोई वाणिज्यिक भूमि है उसको आवासीय भूमि के अंदर आपने उसको उपयोग में लेना चाह रहे हो। तो ये जो परिवर्तन है ये कैसे होगा? तो ये आपको कन्वर्ट कर रहे हो, कृषि भूमि को गैर कृषि में कन्वर्ट करवाना है, तो ये कन्वर्ट चार्ज आपको देना होगा, कन्वर्ट चार्ज देना होगा। किसको देना होगा? तो नगर पालिका को देना होगा। देखिए, शक्ति तो किसकी है? राज्य सरकार की है। ये कन्वर्ट चार्ज वसूलने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की। लेकिन वसूलेगा कौन? तो नगर पालिका वसूलेगी। और वसूल कर इसको किस में जमा करेगी? तो नगर पालिका निधि के अंदर जमा करेगी। और ये जो कन्वर्ट चार्ज है ये भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूला जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कन्वर्ट चार्ज है वो किस रूप में वसूला जाता है? तो ये भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि भूमि का कोई उपयोग आप पहले किस उपयोग में लेते थे, उसके उपयोग में परिवर्तन करना चाहते हो तो बिना पहले तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको करना है तो उसकी क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी, कन्वर्ट चार्ज जमा करवा के। ठीक है, 182 का ये पहला है। उसके बाद में 183। अब देखिए, पहला याद कीजिए, उसके बाद में आपको चीज़ें लिंक करते हुए चलना है। 183 में आता है कि कोई भी सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, कोई भी सार्वजनिक मार्ग है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी सार्वजनिक मार्ग है, यानी कि कोई सड़क है और नगर पालिका ने इसकी सीमा निर्धारित की है कि ये मार्ग यहाँ तक छोड़ रखा है, लेकिन नगर पालिका कहती है कि ये मार्ग इतना
होना चाहिए। उसने लाइन कहाँ निर्धारित की है, ये वाली उसने लाइन निर्धारित की है, ठीक है। तो कोई सार्वजनिक मार्ग है उसकी नियमित लाइन, यानी कि जो उसकी लाइन है वो नियमित लाइन निर्धारित कौन करती है, तो नगरपालिका करती है। कौन करती है, नगरपालिका करती है सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का निर्धारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का निर्धारण जो आता है वो कौन सी धारा में आता है, तो 183 में। देखिए लाइन, नियमित लाइन, लाइन से मार्ग की लाइन, लाइन होती है उससे आप याद रख सकते हैं लाइन में भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 183 से थोड़ा थोड़ा इसे कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल्स है कि सबकी ट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो मैं आपको मतलब 5 से 7 या 10 धाराएं साथ में कनेक्ट कर करके दे रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो सके, ठीक है। 183 में 3 से आपको याद रखना है लाइन, यानी कि 183 में क्या है, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, यानी कि सड़क इतनी छोड़ रखी है लेकिन नगर पालिका ने उसकी लाइन कितनी निर्धारित कर रखी है, यहाँ तक कर रखी है, ठीक है। तो जो नियमित लाइन है वो नगर पालिका निर्धारित कर देती है, और जैसे वो लाइन निर्धारित करती है तो इस बीच मान लीजिए किसी का भवन आ रहा है या फिर किसी ने कोई बाड़ा वगैरह लगा रखा है, कोई अतिक्रमण कर रखा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही नगर पालिका इसकी लाइन निर्धारित करती है तो 30 दिन के भीतर इसकी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। दर्ज करवाने के बाद नगर पालिका क्या करती है, निर्णय करती है। नगर पालिका क्या करती है, निर्णय करती है कि ये लाइन सही है या नहीं है, या फिर उस लाइन को कम भी कर सकती है या फिर उसी को उतना ही रख सकती है, उस भवन को हटाने की आज्ञा दे सकती है। तो नगर पालिका का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पर, जिला कलेक्टर के पास। और जिला कलेक्टर का निर्णय जो होगा अंतिम निर्णय होगा, उसकी न्यायालय में अपील आप नहीं कर सकते, न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि नियमित लाइन सबसे पहले निर्धारित कौन करेगा, तो नगर पालिका करेगी। जैसे वो लाइन निर्धारित करती है तो उसकी आपत्ति आप 30 दिन के भीतर नगर पालिका में दर्ज करा सकते हैं, और नगर पालिका फिर भी वो लाइन उतना ही रखती है तो उसके निर्णय के विरुद्ध आप अपील जिला कलेक्टर को कर सकते हैं। जिला कलेक्टर जो भी निर्णय देगा वो अंतिम होगा, उसकी आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। और जो नियमित लाइन है उसका निर्धारण करने के बाद जो अतिक्रमण अगर उसका कोई कर लेता है, कि मान लीजिए नगर पालिका ने ये लाइन यहाँ तक निर्धारित कर दी, ठीक है, उसके बावजूद भी लाइन निर्धारित हो चुकी है, ठीक है, उसके बावजूद भी कोई इस पर अतिक्रमण कर लेता है तो उस पर क्या लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। जुर्माना कितना होगा, 3 से 5 हज़ार रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार। देखिए ये तो मार्ग था, सबसे पहले लाइन फिक्स करना, इतना मार्ग होगा, ठीक है, इतना मार्ग होगा। उसके बाद में आता है कि जो मार्ग निर्धारित किया हुआ है उसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर किसी प्रकार की मार्ग की आवश्यकता हो रही है, भूमि के अंदर उपयोगिता के लिए मार्ग चाहिए, तो वो भी नगर पालिका ले सकती है। किससे, नागरिकों के, वहाँ के नागरिकों से। कैसे, देखिए अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी गैस लाइन निकाली जाए, मान लीजिए कोई गैस लाइन निकाल रहे हैं, कोई टेलीफोन बूथ की लाइनें निकाली जा रही है, या फिर कोई भी जल लाइन निकाली जा रही है, तो उसके लिए वो भूमिगत होती है, ठीक है। और भूमिगत मान लीजिए आपके क्षेत्र में से होकर गुजर रही है, तो आप उसको नगर पालिका को अनुमति देने से मना नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो भी मुआवजा हो सकता है, जो भी मुआवजा है वो आपको सरकार दे देगी, ठीक है, उसका मुआवजा आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते। ये उसका क्या है, अधिकार है। क्या है, उसका अधिकार है। तो 184 में है कि किसी भी प्रकार की भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार है, किसको, नगर पालिका को है। और सरकार के निर्देश से अनुमति किसकी चाहिए होगी, नगर पालिका को, सरकार की। सरकार के निर्देश से नगर पालिका उस लाइन को क्या करती है, मंजूरी देती है, और वो मंजूरी देने के बाद उसका अधिकार होता है कि वो कहीं से भी उस लाइन को निकाल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सार्वजनिक मार्ग की लंबाई लाइन देख ली। उसके बाद में हमने भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग देखा, ठीक है। उसके बाद में है कि जो भी भूमिगत उपयोगिता के लिए, मतलब टेलीफोन लाइन या कुछ भी हम भूमिगत उपयोगिता में किसी भी चीज़ को काम में ले रहे हैं, किसी भूमि को काम में ले रहे हैं, तो उसका क्या बनाया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा। भाई भूमिगत उपयोगिता के लिए काम में ले रहे हैं तो उसका क्या बनाया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा। सबसे पहली बात कि नक्शा बनाएगा कौन, तो नगर पालिका का जो सीएमओ है वो नक्शा तैयार करता है। मैंने आपको बताया कि नगर पालिका से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी नक्शे होते हैं, वो सब तैयार कौन करता है, तो वो कौन तैयार करता है, सीएमओ तैयार करता है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा। तो भूमिगत उपयोगिता के लिए जो नक्शा, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार तो नगर पालिका को है, ठीक है।
लेकिन उसके लिए क्या है कि जो उसके लिए जो नक्शा बनाएगा वो कौन बनाएगा, सीएमओ बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसे गोपनीय रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्या रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी भूमिगत उपयोग है उसको परिवर्तन के लिए आपको कन्वर्ट चार्ज देना होगा। फिर नगरपालिका क्या करती है कि सार्वजनिक मार्ग के लिए एक लाइन का निर्धारण करती है। लाइन का निर्धारण करने के बाद में वो सार्वजनिक लाइन जो होती है वो तो भूमि के ऊपर होती है, ठीक है ना, उसका निर्धारण तो उसने कर दिया, और अतिक्रमण पर आपको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी देना होगा। उसके अलावा आप भूमिगत उपयोग के लिए भी मार्ग का निर्धारण कर सकते हैं और ये उसका क्या होगा, अधिकार होगा। भूमिगत उपयोगिता के लिए जो मार्ग आपने दिया उसका क्या बनाया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा, किसके द्वारा, सीएमओ के द्वारा, ठीक है, और उसे गोपनीय रखा जाएगा। फिर 186 के अंदर है कि जो केंद्रीय और राज्य सरकार से संबंधित मार्ग है, केंद्रीय और राज्य सरकार से संबंधित मार्ग है, उनके संबंध में विशेष उपबंध है। देखिए वो भूमि के ऊपर के मार्ग थे, सार्वजनिक मार्ग, भूमि के अंदर का मार्ग हमने देखा। अब मैं बता रही हूँ आपको केंद्रीय मार्ग, यानी कि जो NH हम जिसको कहते हैं ना, NH और SH, यानी कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, ठीक है ना। जो केंद्रीय और राज्य सरकार से संबंधित मार्ग है उनके संबंध में विशेष उपबंध है। किससे उपबंध है कि नगरपालिका से निकलने वाले जितने भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है उनका नियंत्रण और उपयोग तो कौन करेगा, उपयोग तो नगरपालिका, जब भी जहाँ से निकल रहा है वही उसका उपयोग करेगा और वही उसका नियंत्रण करेगा। तो जहाँ से निकल रहे यानी कि नगरपालिका जिस क्षेत्र से निकल रहे, नगरपालिका के क्षेत्र से, वो उसका नियंत्रण और उपयोग करती है। लेकिन उसका रखरखाव, वो क्यों रखरखाव कर, भाई बनाया केंद्र ने है और राज्य सरकार ने, तो रखरखाव कौन करेगा, जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे अथॉरिटी होती है वो इसका क्या करेगी, रखरखाव करेगी। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार रखरखाव करेगी और उपयोग और नियंत्रण कौन करेगी, नगरपालिका करेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है 187 कि कोई उत्सव है, उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण, कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई भी उत्सव है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो क्योंकि नगर जो सकड़े भवन होते हैं, सकड़ी कॉलोनियाँ होती है, तो उसके अंदर जगह नहीं होती, तो क्या करते हैं, मार्गों पर ही क्या लगाते थे, टेंट वगैरह, जो भी चीज़ें होती है, तो वो सब क्या करते हैं, नगरों की जो कॉलोनियाँ होती है उसके सड़कों पर ही लगा देते हैं, कॉलोनियों के अंदर ही। तो उन मार्गों पर अस्थायी जो परिनिर्माण होता है उस सब के द्वारा, अस्थायी होता है वो हमेशा के लिए नहीं करते हैं ना, जब तक फंक्शन होते हैं तब तक करते हैं। तो जो अस्थायी परिनिर्माण है, तो उत्सवों के दौरान जो भी परिनिर्माण किया जाएगा, अस्थायी परिनिर्माण किया जाएगा, उसके लिए आपको सीएमओ से, जो नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, उससे आपको अनुमति लेनी होगी। लेकिन सीएमओ भी खुद नहीं दे, मतलब खुद से नहीं दे देता है। सीएमओ क्या करता है, जो यातायात प्रभारी होता है, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि जो उत्सवों के दौरान जो अस्थायी परिनिर्माण होता है उसके लिए सीएमओ किससे परामर्श करता है, तो सीएमओ यातायात प्रभारी से क्या करता है, परामर्श करता है, ठीक है ना। किससे परामर्श करता है, यातायात प्रभारी से परामर्श करता है, ठीक है। तो जो भी अस्थायी परिनिर्माण यानी कि जो भी टेंट वगैरह या और भी जो भी उत्सवों के दौरान कार्य करते हैं उसके लिए सीएमओ यातायात प्रभारी से परामर्श करके उसको अनुमति देता है। लेकिन अनुमति लेना आवश्यक है, आप ऐसे ही कार्य नहीं कर सकते, आपको नगरपालिका से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। अब मान लीजिए मार्ग या नाली या फिर परिसर कि कोई भी जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें कोई मार्ग है, नाली है या परिसर है, ठीक है ना, उसके निर्माण और मरम्मत के दौरान सावधानियाँ। अब आपने कभी देखा होगा कि आपके मोहल्ले के अंदर किसी प्रकार का कोई निर्माण चल रहा है या फिर कोई किसी के घर की मरम्मत हो रही है, किसी भवन की, ठीक है ना, कोई तोड़ फोड़ हो रही है, ठीक है, नालियाँ बन रही है, तो वैसे ही जगह सकड़ी होती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर ये सब कार्य होता है, तो जो मतलब रास्ता वगैरह निकालना होता है, तो नगरपालिका से पहले तो ये इन कार्यों की अनुमति लेनी होती है। तो नगरपालिका क्या करती है, उससे जो मार्ग होता है उसको किसी दूसरी ओर डाइवर्ट कर देती है, ठीक है ना। और उस दौरान सावधानी बरती जाती है, मान लीजिए कोई गड्ढा खोद रहा है तो उसके चारों तरफ बाड़ा करना होता है ताकि कोई भी उस गड्ढे के दौरान कोई भी माना हानि नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी सावधानियां बरती जानी, यानी कि इधर उधर ईंटें वगैरह बिखरी हुई नहीं हो जिससे किसी को चोट लग सके या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो ऐसी सावधानियां बरती जानी है किसके दौरान, तो ये सावधानी की पालना कौन करवाता है, सीएमओ करवाता है। कि अगर किसी का निर्माण चल रहा है तो सीएमओ उसको निर्देश देता है कि आप सारी सावधानियां बरतें ताकि किसी को चोट ना हो, एक्सीडेंट नहीं हो या किसी प्रकार की किसी को भी परेशानी नहीं हो। तो मार्ग निर्माण या नाली या परिसर के निर्माण के दौरान या मरम्मत के दौरान जो भी सावधानियां बरती जानी है वो व्यक्ति को बरतनी होती है और उसकी पालना कौन करवाता है, तो सीएमओ करवाता है, ठीक है।
फिर 189 में आता है कि बिना अनुज्ञा मतलब कि अनुमति के मार्ग में न तो आप काष्ठ जमा कर सकते हैं, ठीक है, और न ही खड्डे खोद सकते हैं। मैंने भी बताया कि अगर आप निर्माण या मरम्मत भी करवा रहे हैं तो उसकी भी अनुमति लेना आवश्यक है। तो आप किसी भी मार्ग में ऐसे कभी देखा आपने जब मर्जी आए कहीं खड्डे खोद दिए, नहीं ना, तो उसके लिए आपको नगर पालिका से अनुमति लेनी होती है और आपको कारण बताना होता है कि हमें इस कार्य के लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, तो उसकी भी आपको अनुमति लेनी होती है। तो आप बिना कोई काष्ठ जमा नहीं कर सकते और खड्डे नहीं खोद सकते। अगर खड्डे खोदते हैं तो आपको अनुमति लेनी होती है और अनुमति में जो भी शर्तें होती है उनकी पालना भी करनी होती है। तो अगर आप बिना अनुमति नहीं लेते खड्डे खोद देते हैं या फिर अनुमति लेने के बाद उसमें उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना और 50 रुपये से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। फिर 190 में आता है कि फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। फुटपाथ यानी कि जो सड़क होती है उसके दोनों तरफ आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फुटपाथ बने होते हैं। जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं ना, उनके लिए साइड में 1.5 मीटर के आसपास फुटपाथ बने होते हैं, ठीक है। तो जो सड़क के दोनों ओर फुटपाथ होते हैं उसके बारे में कुछ उपबंध है, अनिवार्य उपबंध है कि सबसे पहले तो मार्ग की जो नियमित लाइन है, जो फिक्स लाइन होती है, उसके दोनों ओर कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा, कम से कम 1.5 मीटर चौड़ा क्या होगा, फुटपाथ होगा। ये कम से कम है, इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो और चौड़ाई का निर्धारण कौन करता है? तो जो 2 समितियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन समितियों का नाम पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी समिति नहीं है। तो कौन सी समिति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है चौड़ाई का फुटपाथों की? तो एक तो संकर्म समिति होती है, संकर्म समिति, और एक होती है भवन अनुज्ञा समिति, यानी कि भवन को अनुमति प्रदान करने वाली, और संकर्म समिति यानी कि कार्य करने वाली जो समिति होती है उसके द्वारा चौड़ाई का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम आसपास अपने देखते हैं और ये सारी चीज़ें समझना बहुत इजी है। अब इसको याद रखना है, तो याद रखने में क्या है कि सबसे 182 में मैंने आपको बताया कि किसी भी भूमि का उपयोग है उसके उपयोग में परिवर्तन करना है, यानी कि पहले कुछ और उपयोग हो रहा था और अब कुछ और उपयोग हमें करना है। तो सबसे पहले तो उस पर पाबंदी है, बता दिया था मैंने कि विकास क्षेत्र घोषित कर दिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन पाबंद किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो ज़रूरी है तो आप उससे अनुमति लेकर कर सकते हैं, और अनुमति किससे लेनी होगी? तो नगर पालिका से लेनी होगी। अनुमति देगी कौन? सरकार देगी, लेकिन एक कन्वर्ट चार्ज वसूल कर देगी, और ये कन्वर्ट चार्ज वसूलेगा कौन? नगर पालिका वसूलेगी, और नगर पालिका निधि में जमा होगा और भू राजस्व के बकाये के रूप में जमा होगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एक सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का निर्धारण करेगी नगर पालिका। अब जब लाइन का निर्धारित कर देती है, निर्धारण करने के बाद में वो भूमिगत मार्ग का भी उसको क्या है? अधिकार है। वो भूमिगत मार्ग का जो है उसके अलावा उसका नक्शा भी बनाना है। कौन बनाएगा? सीएमओ बनाएगा। जो भूमिगत जो मार्ग उसने बनाया है किसी भी टेलीफोन लाइन, गैस लाइन के लिए, उसका नक्शा तैयार करेगा सीएमओ और वो गोपनीय रखा जाएगा। अब उसने देखिए सार्वजनिक मार्ग बनाया, उसके बाद में भूमिगत मार्ग बनाया, उसका नक्शा बनाया, तो उसके अलावा और भी तो मार्ग होते हैं। तो केंद्रीय मार्ग और जो राष्ट्रीय मार्ग होते हैं उसके संबंध में उपबंध किसमें? 186 के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये तो मार्ग बन गए। अब मार्गों में जो अस्थायी परिनिर्माण होता है उसके संबंध में उपबंध 187 में, यानी कि उत्सव के दौरान मार्गों में जो भी अस्थायी परिनिर्माण होता है उसकी व्यवस्था सीएमओ की होती है। और उसके अलावा उन मार्गों के अंदर अगर किसी भी प्रकार का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है तो उसकी सावधानियां भी रखवानी किसको होती है? सीएमओ को होती है। उस मार्गों में किसी भी प्रकार के खड्डे नहीं खोदे जाएंगे और काष्ठ जमा नहीं की जाएगी, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नगर पालिका 1 लगभग समाप्ति होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।